और इस बीच इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। रामकृपाल सर, एनडीए के अंदर अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी साफ नहीं हो पाया। सवाल मेरा ये है कि क्या ये वो चाचा भतीजा वाली जो टसल है उस वजह से एनडीए में पेच फंसा हुआ है? देखिए, अभी क्या है कि सब जो फार्मूला जैसे जा रहे हैं, टेंटेटिव तो तय हो चुका है, जैसे कि छन के खबरें आ रही हैं, लेकिन जब भी फाइनल करेंगे, मतलब एक तो है सीट शेयरिंग, एक है हर पार्टी अपने लोगों का नाम डिक्लेयर करेगी जी। तो जहाँ जहाँ जिस स्टेट में अभी सीट शेयरिंग है, जैसे बिहार में है, जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं था तो बीजेपी ने सारे नाम वो कर दिए। अब बिहार में दिक्कत यही है कि क्या फार्मूला बचता है जी। और कई पार्टियां जब होती हैं तो किसी को 1 सीट, किसी को 2 सीट, ये एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लोग डिले करते हैं। और दूसरा ये भी देखते हैं कि सामने वाली पार्टी जो राइवल है जी, उसकी सूची क्या है, क्योंकि वो जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, तमाम तरह का हर पार्टियां बिठाती हैं। बिल्कुल सर, इसलिए डिले होता है। ठीक है। अभय सर, जिस बात का जिक्र आप पहले कर रहे थे कि साहब बिहार में तो मुख्यमंत्री इधर से उधर जाने में गुरेज नहीं करते हैं, तो बिहार की जो तस्वीर या तासीर कही जानी चाहिए, नेता भी ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे इधर से उधर जाने में, इस बात का कहीं ना कहीं एहसास दोनों ही गठबंधन को है। इसीलिए चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, ये वक्त लग रहा है वहां पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर। हाँ, ये आपकी बात सही है, एक ये पहलू है। ये दूसरा पहलू ये है, जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीटें लड़ना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास है, और सही बात भी है, कि वो जितनी सीटें लड़ेगी उसके जीतने की संभावना ज्यादा है जी। जो नीतीश कुमार के हिस्से में सीटें जाएंगी, उनके जीतने की संभावना भाजपा के अपेक्षाकृत कम है। अच्छा, ये भी एनडीए गठबंधन में ये भी चक्कर है कि नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को भाजपा के जनाधार के वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पासवान के जनाधार के वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के जनाधार के वोट मिलेंगे, ये भी एक समस्या है। इन सब समस्याओं को ध्यान, और नीतीश कुमार 16 से कम पे लड़ना नहीं चाहते हैं, तो अब अगर वो 16 पे लड़ेंगे फिर भाजपा को भी 16 पे ही लड़ना पड़ेगा। तो ये वहां की मुख्य समस्या ये है वहां पे। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई विशेष समस्या है। उनके पास नीतीश कुमार चूंकि चले गए हैं तो सीटें भी उनके पास काफी हैं, तो वो आसानी के साथ में आपस में सीटों का बंटवारा कर लेंगे। ठीक, विनोद से देखिए, एनडीए के बारे में तो जो बताया अभय जी ने, रामकृपाल जी ने, लगभग मैं वही बात दोहराऊंगा नहीं। इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं कि चाचा और भतीजे में कौन आएगा, कौन उनके साथ आए। चाहते तो वो भतीजे को हैं, चिराग पासवान को, लेकिन चिराग जाएंगे नहीं। पशुपति पारस ने कह दिया है कि भैया हम तो इंतजार कर रहे हैं, सम्मान मिला तो यहाँ रहेंगे, नहीं तो हमारे रास्ते खुले हुए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि वो जा सकते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने अभी अपना सीट बंटवारे का ऐलान नहीं किया है, वरना वो बात सही है कि 25 से ज्यादा सीटें तो लड़ेगा, आरजेडी लड़ेगी, और उसके बाद 7-8 सीटें कांग्रेस लड़ सकती है, कुछ सीटें लेफ्ट को दे सकते हैं। वहाँ बहुत स्पष्ट है, वहाँ कोई बहुत ज्यादा तनातनी नहीं है। पर पशुपति पारस अगर आ जाएंगे तो फिर कुछ सीटें इधर से उधर हो सकती हैं वहाँ, इसीलिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या हो, इनका इंतजार, इनका फाइनल क्या होता है। सेठिया जी, देखिए, जहाँ जहाँ गठबंधन होता है ना, पहले तो गठबंधन में आपस में तय करें कि सीटें कितनी कितनी हैं, उसमें टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद उम्मीदवार का देखिए, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार तीनों ही राज्यों में भाजपा की सूची नहीं आई है। तो इक्का दुक्का अगर आई है तो अलग बात है, लेकिन मोटे तौर पर सूची नहीं आई है। पहले तो सीटों का आपस में बंटवारा हो जाए। मुझे ऐसा लगता है सर, बिहार में तो नेचुरल राइज थे ना, चुनाव साथ में लड़ते आए ना, फिर दिक्कत क्यों हो रही है, ये सवाल है मेरा। उसकी साथी लड़ा था। हाँ, नहीं, पिछली बार क्या हुआ आपको याद होगा, एक सीट पर उम्मीदवार भाजपा का था, उस पर सिंबल जेडीयू का था। इस बार क्योंकि जेडीयू की संभावना काफ़ी कम लग रही है, दुबे जी ने भी एक बात कही है, मुझे भी ऐसा लगता है, तो इसलिए ये हो सकता है कि भाजपा ज़्यादा सिंबल पर ज़्यादा सीटें लड़े। वो हो सकता है कि 18-19 सीटें या 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी खुद रखे, उम्मीदवार भले ही उसमें जेडीयू का हो। तो ये जब तक डिसीजन नहीं हो जाता तब तक उम्मीदवारों के ऐलान का तो सवाल ही। ठीक है, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं विनोद जी ने जो कहा था उसमें जोड़ूंगा कि जो इंडिया गठबंधन है उसकी रणनीति के लिए ये चीज बड़ी उपयोगी है कि एक पासवानों की एक पार्टी उनके साथ आ जाए। हाँ। भले ही वो चिराग पासवान के मुकाबले कमजोर हो, वो जो अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं उसमें उससे मदद मिलेगी, बहुत मदद नहीं मिलेगी, थोड़ी ही मदद मिलेगी, लेकिन निश्चित रूप से अगर पशुपत पारस की पार्टी उनके साथ आ जाती है, चिराग पासवान तो नहीं आएंगे, वो क्यों आएंगे, वो तो फायदा, उनके दोनों हाथों में लड्डू है, वहां पे है वो, तो पशुपत पारस की पार्टी आ जाएगी तो उनको अपनी प्लेट सजाने में काफी अच्छी मदद मिलेगी। ठीक है, रामकृपाल सर, आपको क्या लगता है, मतलब एनडीए में चाचा और भतीजे की में जो चुनना था तो बीजेपी ने चिराग पासवान को चुना, जबकि पशुपति पारस लगातार बीजेपी के साथ रहे, क्यों? देखिए, सच्चाई ये है कि पिछली बार
2019 के चुनाव में बीजेपी एक तरह से लाचार थी। नीतीश कुमार का डिक्टेशन वो झुक गई थी। उस समय बात ये हुई थी, ये 3 जगह पे हार चुके थे विधानसभाओं के चुनाव, उनको डर था और नीतीश किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को सबक सिखाना चाहते थे कि उनको नहीं चाहते थे। नहीं 2019 में तो सर रामविलास पासवान जी नहीं, का निधन नहीं हुआ था, वो जी ये इसके बाद मैं 2019 के सन मैं विधानसभा की 2020 विधानसभा की बात कर रहा हूँ। तो वो उसके बाद जब अब स्थिति थोड़ी सी बदल गई है, आज नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि वो डिक्टेट कर सके, इसलिए बीजेपी ने डिसाइड कर लिया, बीजेपी का आकलन यह है कि रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी जो है वो चिराग ही है और वोट चिराग के पास रहेगा। तो अगर पशुपतिनाथ को मनाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उनको गवर्नर या जैसी बात की जा रही थी हो, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर जिसको कहा जा रहा है कि वो आरजेडी में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। नहीं, वो तो ऐलान कर चुके हैं कि हाजीपुर सीट से वो ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो तो बीजेपी ने तय कर लिया हाजीपुर से चिराग लड़ेंगे। ठीक है। तो ऐसे में जो पेच फंसा हुआ है, जिसको चलते बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई एक भी सीट, या जैसा अभय जी कह रहे थे, आरजेडी के खाते में कोई भी वोट, थोड़ा सा भी वोट अगर जाएगा तो ये एडवांटेज उनकी हो जाएगी, जैसे एड ऑन। बिल्कुल एड ऑन रहेगा। जी इसमें पशुपति पारस और चिराग पासवान का जो झगड़ा है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका भी देखना चाहिए। जो पार्टी टूटी थी उसमें नीतीश कुमार बैकग्राउंड पीछे से पृष्ठभूमि में उनका बड़ी भूमिका थी और पशुपति पारस उनके आश्वासन पर ही अलग पार्टी बना के वो मंत्री बने रहे और पशुपति को आश्वासन था कि लोकसभा चुनाव जब आएंगे तो आपको पूरा शेयर मिलेगा। वो आश्वासन नीतीश कुमार ने दिया था, उसमें नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, बाद में अलग चले गए, फिर वापस आ गए। तो चिराग को लेकर नीतीश कुमार बहुत सहज नहीं है, बहुत असहज है, क्योंकि नीतीश कुमार की डिक्शनरी में क्षमा शब्द उस तरह नहीं है, वो फिर बहुत वो नहीं करते। तो मुझे लगता है कि वो चिराग पासवान और पशुपति के बीच जो झगड़ा है और जो खींचतान है उसमें नीतीश कुमार की भी जो भूमिका है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बीजेपी इसीलिए यहाँ थोड़ा फंसी हुई है। बिल्कुल। और सेतिया साहब, वो जिस 2020 विधानसभा चुनाव की अभी रामकृपाल सर जिक्र कर रहे थे, नहीं भूलना चाहिए कि उस विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बिल्कुल एंटी मोर्चा नीतीश कुमार के खिलाफ संभाला था। ऐसे में बीजेपी ये भी मानकर चल रही होगी कि अगर इस वक्त चाचा और भतीजा में से भतीजा अलग स्टैंड लेता है तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचा जाएगा। देखिए, ये जो विनोद जी ने बात करी कि पारस को अलग करके, चिराग से अलग करके उसमें नीतीश कुमार की भूमिका थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समय 2020 के चुनाव में भी ये चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी का डम्मी कैंडिडेट है चिराग पासवान, जो जेडीयू को हराने की कोशिश कर रहा है और वो सफल हुआ भी। अब उसमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है, आज अगर चिराग को भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे ज़्यादा वफादार मानती है या उसी के साथ समझौता करना चाहती है, तो उसका बैकग्राउंड ये है कि चिराग के साथ भाजपा का जो समीकरण बनता है दलित और अति पिछड़ों का, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेनिफिशियल होगा वोट बैंक की दृष्टि से। तो ये कॉम्बिनेशन, पारस का उतना आधार उस ढंग से नहीं है उस समय, क्योंकि भूमिका जो थी ये थी कि दोनों को अलग कर दिया जाए और उसमें नीतीश कुमार की भूमिका इसलिए थी क्योंकि उससे पहले रामविलास पासवान और नीतीश की भी आपस में नहीं बनती थी। दोनों में 36 का आंकड़ा था। बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग यही है ना कि पिता की जो राजनीतिक विरासत है उस पर अधिकार बेटे का ही होना चाहिए, और इसी वजह से चिराग पासवान का कंट्रोल और चिराग पासवान बीजेपी की पसंद एनडीए में। अब इससे खमियाजा क्या इस रूप में भुगतना पड़ेगा कि पशुपति पारस जो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अगर हाजीपुर से उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता तो भी वो चुनाव लड़ेंगे, इस पर हमें नजर रखनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में वो हरवाने में बहुत कामयाब रहा, जेडीयू को जिताने में कामयाब रहा बीजेपी को। हाँ, बिल्कुल इसी वजह से भाई चिराग पासवान की वजह से जेडीयू को इतना नुकसान हुआ ना, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी चली गई। और अब अगर चिराग पासवान एनडीए में नहीं आते हैं, चिराग पासवान फिर से अगर मुखालफत करते हैं तो चिराग पासवान सीधे सीधे एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब नुकसान भले ही जेडीयू को, लेकिन एनडीए का नुकसान होगा। संरक्षण था पशुपति को नीतीश कुमार। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है सीट बंटवारे को लेकर, जो महागठबंधन है बिहार में, तेजस्वी यादव की तरफ से बयान दिया गया है 2 से 4 दिन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो जाएगा। ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव, 2 से 4 दिन का वक्त वो कह रहे हैं लगेगा, और आखिरकार बिहार में कौन सा दल महागठबंधन में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा तस्वीर साफ होगी। सुनिए। 2-3 दिनों में सारी चीजें तय हो जाएंगी, अंतिम चरण में है ना। एक आध सीट को लेकर बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट होगा।
तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर मोहर लगने ही वाली है, अंतिम चरण में पहुंच चुका है और 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।